नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन आज बात करेंगे अभी जो कल अपना एग्जाम संपन्न हुआ था, राजस्थान जेट का जो अपना एग्जाम संपन्न हुआ था उसकी आंसर की आज अपन बात करेंगे जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से संबंधित है। ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो 40 क्वेश्चन आते हैं उनकी आज अपन आंसर की अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो तो क्वेश्चन सीरीज के हिसाब से ABCD आता है, लेकिन जो पहला क्वेश्चन अपन जो मान के चलते हैं, ठीक है, वो जो क्वेश्चन है इसमें देखिए निम्न में से कौन सा युग्म मेल सही नहीं है। यानी कि जो फसलें दे रखी है, इधर फसल है और ये उनका कुल है, तो कौन सी फसल का कुल सही नहीं है, इसमें से अपने को ये माना जाएगा। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो प्याज होता है, प्याज का कुल LAC होता है, प्याज का जो कुल होता है वो LAC होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं भिंडी, भिंडी का कुल भी क्या होता है, LAC होता है। मटर, मटर का कुल फेबेसी होता है, यानी कि मटर का जो कुल होता है ये लेग्यूमिनेसी होता है। क्या होता है, लेग्यूमिनेसी होता है, लेकिन इसका जो उपकुल होता है वो फेबेसी या पेपोलियनेसी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अपने ये जो भिंडी मालवेसी से संबंधित है, मटर फेबेसी से संबंधित हैं और जो प्याज है वो LAC से संबंधित हैं। तो इसमें अपना जो सही आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा दोस्तों शकरकंद। यानी कि जो शकरकंद का जो कुल होता है वो चिनोपोडियेसी नहीं होता है, इसका कुल चिनोपोडियेसी नहीं होकर के कोनवोनुलेसी होता है। और जो अपने पालक होता है ये पालक और जो चुकंदर होता है उसका कुल होता है चिनोपोडियेसी। ठीक है, अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है यानी कि एक ही ऋतु में, ऋतु की कोई ऋतु होती है, कोई सी भी मान लो, जैसे इसमें गेहूं और चना दे रखा है तो जायज बात है रबी की ऋतु होगी। ठीक है, तो गेहूं एक ही ऋतु में एक साथ गेहूं प्लस चना की फसल, गेहूं प्लस चना की फसल बिना अलग अलग कतारों में बोने को क्या कहते हैं। यानी कि एक साथ बोई की जाती है, दोनों के जो बीज होते हैं उनका मिश्रण कर लिया जाता है, दोनों को एक साथ बोया जाता है और अलग अलग कतारें भी नहीं होती, यानी कि एक ही कतार में बोया जाता है। तो दोस्तों जायज बात है, इनके बीजों को आपस में क्या कर लेते हैं, मिश्रण कर लेते हैं। तो मिश्रण जो है कौन सा शब्द आ रहा है आपने यहाँ पे, मिश्रित फसल। तो एक ही ऋतु में एक साथ गेहूं प्लस चना की जो फसल हैं उनको बिना अलग अलग कतारों में बोने को क्या कहा जाता है, मिश्रित फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्रित फसल कहा जाता है। ठीक है, और अविराम अंतःसंचयन यानी कि अलग अलग कतारों में बीच में गैप देकर यदि बोते हैं तो ये आंसर आ सकते थे फिर। और फसल चक्कर का मतलब सब समझते हो, यानी कि फसलों को अदल बदल करके बोना, एक के बाद दूसरी फसल की बुआई करना, वो फसल चक्कर कहलाता है। तो अपने इसमें मिश्रित जो फसल है वो आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं निम्न में से किस नत्रजन युक्त, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, निम्न में से किस नत्रजन युक्त उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि निम्न में से किस नत्रजन युक्त उर्वरक में, यानी कि जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो किस नत्रजन युक्त उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में, प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा कम और द्वितीयक पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। तो कौन सा पोषक तत्व होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं होता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट भी नहीं माना जाएगा इसमें जो अपना आंसर माना जाएगा ये माना जाएगा सही अमोनियम सल्फेट। क्योंकि देखिए अमोनिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो प्राथमिक, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए प्राथमिक पोषक तत्व। तो दोस्तों प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, इसके बाद में द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और एक सल्फर। ठीक है, ये द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा कम और द्वितीयक पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है, ऐसा कौन सा उर्वरक होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होता है इसमें क्या होता है, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट में अमोनिया की मात्रा यानी कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो तो पाई जाती है 21%। और जो सल्फेट, ठीक है, जो क्या होता है सल्फर की मात्रा, सल्फर पाया जाता है। प्राथमिक पोषक तत्व तो अमोनिया में और द्वितीयक पोषक तत्व सल्फेट यानी पाया जाता है, सल्फेट में पाया जाता है, जिसको अपन सल्फर कहते हैं। तो इसमें
सल्फेट में जो सल्फर की मात्रा होती है वो 24% पाई जाती है। तो देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन और सल्फेट में सल्फर, तो अमोनिया की मात्रा तो 21% है और सल्फेट की मात्रा कितनी है 24% है। तो इसमें अमोनियम सल्फेट सही माना जाएगा क्योंकि प्राथमिक पोषक तत्व कम और द्वितीयक पोषक तत्व अधिक पाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है सही आंसर अमोनियम सल्फेट को माना जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि सूखे क्षेत्रों के लिए अधिक प्रयुक्त होती है, यानी कि जो सूखे क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पे सिंचाई की कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो देखिए चौकेबार द्रोणी विधि, अरे भाई बहुत ज़्यादा पानी होता है ना, उन क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है चौकेबार द्रोणी विधि। तो ठीक है ना, कूड़ सिंचाई विधि नहीं लाई जाती, इसमें भी पानी की अधिक आवश्यकता होती है। क्यारियों में पानी भराव विधि, जब पानी नहीं भरेंगे तो पानी नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से भरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन जो विधि प्रयोग में लेते हैं वो होती है बौछारी विधि। एक विधि ऐसी भी होती है ड्रिप इरिगेशन, जो ड्रिप इरिगेशन होता है जिसको बूंद बूंद सिंचाई कहा जाता है। सबसे उपयुक्त तो वही विधि होती है सूखे क्षेत्रों के लिए। सूखे क्षेत्रों के लिए सिंचाई की जो विधि होती है वो ड्रिप इरिगेशन सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे यदि अपने ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई विधि ऑप्शन में नहीं है तो इसको बौछारी, जिसको क्या कहा जाता है भाई, पंवारा सिंचाई विधि कहा जाता है। बौछारी सिंचाई विधि को पंवारा सिंचाई विधि भी कहा जाता है, ये अपना सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है ग्लेडियोलस एक पुष्पीय पादप होता है। ठीक है, तो ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन में ही अपने घनकंद, गांठ, बीज और तने की कटाई, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा आंसर है जिसका प्रवर्धन, जिसके द्वारा ग्लेडियोलस का क्या किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है। तो दोस्तों ग्लेडियोलस का जो व्यावसायिक प्रवर्धन होता है ये घन कंदों के द्वारा किया जाता है। जो घन कंद होते हैं इनको कोर्म भी कहा जाता है, इनको कोर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपना घनकंद सही माना जाएगा। आगे बात करते हैं अपन, निम्न में से कौन सी खेती है, निम्न में से कौन सी खेती है जहां किसान फसल को उगाने के लिए कोई सिंचाई नहीं करता है। यानी कि ऐसी कौन सी खेती होती है जिसमें किसान फसलों को उगाने के लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई सिंचाई नहीं करता है, केवल और केवल किसके ऊपर निर्भर रहता है भाई, वर्षा के ऊपर ही निर्भर रहता है। ठीक है ना, केवल और केवल वर्षा के ऊपर निर्भर रहता है। तो जैविक खेती सब जानते हो, जैविक खेती जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सूखी खेती, सूखी खेती में तो अपन क्या करते हैं, विधियाँ अपनाते हैं। सूखी खेती में तो विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती है ना जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है उनका प्रयोग करते हैं। सिंचित खेती जहाँ पे सिंचाई की जाती है, तो इसका आंसर सही माना जाएगा दोस्तों रेनफेड फार्मिंग। इसका जो सही आंसर है ये होगा अपने रेनफेड फार्मिंग। और रेनफेड फार्मिंग क्या होता है, इंग्लिश शब्द है रेनफेड, यानी कि इसकी जो हिंदी होती है ना ये भी यही होती है वर्षा आधारित खेती या वर्षाधारित खेती, यानी कि जो वर्षा को आधार मान करके ही की जाती है वो क्या कहलाती है, रेनफेड या वर्षाधारित खेती कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर किसान खेती करेगा यानी कि खेती करते समय क्या करेगा, वो फसल को उगाने के लिए कोई सिंचाई नहीं करता है, केवल और केवल किसके ऊपर निर्भर रहता है, वर्षा के ऊपर निर्भर रहता है। तो ये सिंचाई की विधि कौन सी कहलाती है, रेनफेड खेती कहलाती है या रेनफेड कृषि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही आशा करता हूं कि आपका सभी का पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, जिसने यदि अच्छी तैयारी की होगी तो उसका सिलेक्शन भी अच्छा ही होगा। ठीक है, अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छे अंकों के साथ उसको अच्छी यूनिवर्सिटी या जो कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय उसमें उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा एक तनाव को स्ट्रेस कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक तनाव हार्मोन है। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक तनाव हार्मोन है। तो देखिए इसमें कौन कौन से अपने पास आंसर हैं। तो देखिए इसमें दोस्तों आंसर है इथाइलिन, ठीक है, दूसरा है ABA,
ABA जिसको एब्सिसिक अम्ल भी कहा जाता है। आगे है साइटोकाइनिन, ठीक है दोस्तों, इथाइलिन है, ABA है, साइटोकाइनिन है और एक जिब्रेलिन है। तो ये अपने पास 4 ऑप्शन है। इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जिसको तनाव या स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, यानी कि जो पौधों में तनाव उत्पन्न करता है, जो पौधों में तनाव उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इथाइलिन है, एब्सिसिक अम्ल है, साइटोकाइनिन है और एक जिब्रेलिन है। ठीक है, तो जो इथाइलिन फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाता है, ये भी ठीक है। इसके अलावा जो एक तनाव हार्मोन होता है, ये होता है इसमें एब्सिसिक अम्ल, यानी कि जो ABA या एब्सिसिक अम्ल जो होता है इसको तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। और ये हार्मोन जो होता है ये पादपों में सुषुप्त अवस्था प्रेरित करने का कार्य करता है, यानी कि ये जो एब्सिसिक अम्ल जो हार्मोन होता है ये पादपों में सुषुप्त अवस्था प्रेरित करने का कार्य करता है, इसलिए इसको तनाव या स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें एब्सिसिक अम्ल को सही माना जाएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, निम्न में से कौन सा एक या कौन सा पौधों के लिए, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो मैं आपके सामने आंसर दे देता हूं। पहला है लोहा, दूसरा है कैल्शियम, अगला है मैग्नीशियम और फोर्थ जो आंसर है वो है गंधक, जिसको सल्फर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आयरन जिसको Fe के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैल्शियम जिसको Ca के द्वारा और मैग्नीशियम जिसको Mn के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जिसको Mg के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और गंधक जिसको S यानी कि सल्फर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो निम्न में से पौधों के लिए एक निम्न में से पौधों के लिए कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसके लिए अपने को प्राथमिक, द्वितीयक, संरचनात्मक और एक सूक्ष्म पोषक तत्व, ये चारों जो पोषक तत्वों का समूह होता है ये अपने को जानना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए कैल्शियम, अभी पहले जो क्वेश्चन आया था ना उसमें भी अपना बताया था मैंने, Ca Mg और एक S, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये कौन से पोषक तत्व कहलाते हैं? तो दोस्तों ये जो होते हैं ये द्वितीयक पोषक तत्व कहलाते हैं, जिनको गौण पोषक तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है। इसमें आंसर आएगा लोहा यानी कि आयरन। आयरन जो होता है वो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, जिसकी पौधों को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और ये बाकी के द्वितीयक पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि अपन बात करते हैं तो देखिए, लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए, लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए, लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय, लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए निम्न में कौन सा उपाय किया जाता है? लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है? तो आपके सामने आंसर दे देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, पहला है अपने चूने का प्रयोग करके, चूने का प्रयोग करके। ठीक है, अगला है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके हैं। अगला है निक्षालन, और दोस्तों लास्ट हैं अपने पास उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों,
हाँ, लवणीय मृदाएं होती है उनको सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है? तो देखिए लवणीय जो मृदाएं होती हैं उनको सुधारने के लिए चूने का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो चूना होता है ये मृदाओं में लवणीयता को कम करने का कार्य करता है। तो लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है? तो पहला अपने पास आता है चूने का प्रयोग करके, तो लवणीय मृदाओं को चूने के द्वारा भी सुधारा जाता है। दूसरा है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके, तो जो क्षारीय उर्वरक होते हैं, ठीक है, जो मृदा में क्षारीयता को बढ़ाते हैं, तो क्षारीय उर्वरकों के द्वारा भी लवणीय मृदाओं को सुधारने का कार्य किया जाता है, क्योंकि क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा में लवणों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है, जिससे लवणीय मृदाओं में सुधार होता है। आगे बात करते हैं अपन निक्षालन के द्वारा। तो दोस्तों निक्षालन क्या होता है? निक्षालन के द्वारा जो जल यानी कि जो जल होता है ना, जल के द्वारा मृदा की सतह पर उपस्थित जो लवण होते हैं इनको पौधों की गहरी जड़ क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है, यानी कि जल के द्वारा लवणों को नीचे निष्कासित यानी कि भूमि के अंदर की जो परतें या संस्त्र होते हैं उनमें पहुंचाना क्या कहलाता है? निक्षालन कहलाता है। तो दोस्तों इसमें अपना लास्ट आंसर क्या बचा? उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा आंसर सही माना जाएगा? अपने उपरोक्त सभी जो आंसर हैं ये सही माना जाएगा, क्योंकि जो लवणीय मृदाएं होती हैं इनको सुधारने के लिए चूने का भी प्रयोग किया जाता है, क्षारीय उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है और निक्षालन की क्रिया भी अपनाई जाती है। तो अपने इसमें चारों ऑप्शन सही माने जाएंगे। प्रमुख रूप से जो चूने का जो होता है, चूने का जो प्रयोग होता है ये अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए, इसके बाद में जो क्षारीय मृदाएं होती है, क्षारीय मृदाएं उनको सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अम्लीय मृदाओं का सुधारने के लिए चूने का और क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अपन यहाँ पे बात कर रहे थे लवणीय मृदाओं की, तो लवणीय मृदाओं में ये तीनों उपाय होते हैं जिनके द्वारा लवणीय मृदाओं का सुधार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर माना जाएगा। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। मृदा में रंध्रावकाश का कितना प्रतिशत मृदा में रंध्रावकाश का प्रतिशत, मृदा में रंध्रावकाश का प्रतिशत कितना होगा यदि स्थूल घनत्व स्थूल घनत्व 1.4 ग्राम पर घन सेंटीमीटर व कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो। यानी कि यदि मृदा में रंध्रावकाश यानी कि जो पोर होते हैं, छिद्र स्पोर होते हैं, मृदा में रंध्रावकाश का प्रतिशत कितना होगा यदि स्थूल घनत्व 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर व कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो मृदा में रंध्रावकाश कितने प्रतिशत होंगे? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन है अपने पास 43, दूसरा है 57, तीसरा है 47 और चौथा है 53। ये अपने पास आंसर है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी होता है, इनको डिवाइड ओवर 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसके बाद में ही रंध्रावकाश का प्रतिशत घनत्व अपने को ज्ञात होता है। और दोस्तों इसमें जो सही आंसर अपने माना जाएगा वो आएगा 47%।
यानी कि मृदा में रंध्रावकाश प्रतिशत कितना होगा? यदि स्थूल घनत्व 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर व कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा तो अपने पास आंसर आएगा 47% मृदा में रंध्रावकाशों की प्रतिशतता होगी। ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा कृषि यंत्र प्राथमिक भू परिष्करण के काम आता है? पहले प्राथमिक भू परिष्करण जानना आवश्यक होता है इसके लिए। तो प्राथमिक भू परिष्करण क्या होता है? यानी कि बीज की बुआई से पहले खेतों में जो भी क्रियाएं की जाती है उनको प्राथमिक भू परिष्करण कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन है अपने पास रिज हल, ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर, ठीक है, ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर, इसके बाद में दोस्तों अपने पास डिस्क हल, और एक है डिस्क हैरो। अब इनमें से कौन सा कृषि का उपकरण या कौन सा कृषि का यंत्र होता है जिसका प्रयोग प्राथमिक भू परिष्करण के लिए किया जाता है? यानी कि जिसका प्रयोग बीजों की बुआई से पहले किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो रिज हल होता है, ये तो प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र नहीं होता है। जो रिज हल होता है ये द्वितीय भू परिष्करण का यंत्र कहलाता है। ठीक है, ट्रैक्टर चलित जो कल्टीवेटर है ये भी द्वितीय भू परिष्करण का यंत्र होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं हैरो की, तो डिस्क हैरो जो होते हैं ये भी द्वितीय भू परिष्करण का ही यंत्र होता है। तो अपन बात करते हैं प्राथमिक भू परिष्करण के काम कौन सा यंत्र आता है? यानी कि बीजों की बुआई से पहले मृदा के बड़े ढेले तोड़ने, मृदा को समतल करने या मृदा को भुरभुरी बनाने के लिए कौन सा उपकरण अपन काम में लेते हैं? तो वो जो डिस्क हल होता है ये होता है दोस्तों प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र होता है, जिसका प्रयोग बीजों की बुआई से पहले अपन खेतों में करते हैं। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं रिज हल, ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर और डिस्क हैरो ये द्वितीय भू परिष्करण के यंत्र होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा, कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकता हुआ खुलता है? स्टीवेन स्क्रीन का दरवाजा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकता हुआ खुलता है? यानी कि जो स्टीवेन स्क्रीन जो उपकरण होता है इसको यदि अपन इसके दरवाजे को यदि अपन खोलते हैं तो कौन सी दिशा में इसका खोलने के बाद दरवाजा नीचे आता है, तो कौन सी दिशा में इसका दरवाजा लटकता हुआ खुलता दिखाई देता है या लटकता हुआ खुलता है? तो देखिए दिशाएं, चारों दिशाएं लिख लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यानी कि कौन सी दिशा में इसका दरवाज़ा खुलता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर माना जाएगा उत्तर दिशा। यानी कि स्टीवेंसन स्क्रीन का जो दरवाज़ा होता है इसको जब अपन खोलते हैं तो ये नीचे की तरफ लटकता हुआ उत्तरी दिशा में खुलता है। नीचे की तरफ लटकता हुआ ये उत्तरी दिशा में खुलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी सब्जी निम्न में से कौन सी सब्जी निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी वनस्पति के निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी वनस्पति कुल की है। निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी वनस्पति कुल की है। तो देखिए भिंडी, पहले बता दिया मैंने भिंडी का कुल कौन सा होता है। दूसरा है बैंगन, ठीक है। तीसरा है पत्ता गोभी और अगला है अपने पास गाजर। अगला है अपने पास गाजर। तो दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को सही करने के लिए अपने को सभी फसलों के जो कुल होते हैं वो भी अपने को याद होना जरूरी होता है। तो देखिए भिंडी का कुल क्या होता है, मालवेसी होता है, ठीक है। पत्ता गोभी का क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी होता है और गाजर का जो कुल होता है ये अम्बेलीफेरी होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी सब्जी जिसका वनस्पति कुल सोलेनेसी होता है, तो जिसमें बैंगन है जिसका कुल सोलेनेसी होता है, जिसमें टमाटर मिर्च आलू भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो देखिए दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है आपके सामने है। गाजर घास है, यानी कि गाजर घास क्या होता है, गाजर घास कौन सा पौधा होता है, क्या होता है गाजर घास, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है तो आपके पास गाजर घास होता है। तो देखिए फसल वाला पौधा, गाजर घास जिसे पार्थेनियम के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा पौधा होता है। तो गाजर घास है फसल वाला पौधा। औषधीय पौधा, ठीक है, फसल वाला पौधा औषधीय पौधा। खरपतवार और तेल वाला पौधा, यानी कि जिससे तेल निकाला जाता है, तेल वाला पौधा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। गाजर घास है, गाजर घास क्या होती है, फसल वाला पौधा नहीं होता है, औषधीय पौधा भी नहीं होता है और गाजर घास से तेल भी नहीं निकाला जाता है। तो गाजर घास जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का खरपतवार होता है। गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी मृदा में निम्न में से कौन सी मृदा में जल धारण करने की निम्न में से कौन सी मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। निम्न में से कौन सी मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है बलुई दोमट, सिल्ट दोमट, दोमट बलुई और आगे हैं आपके पास मृत्तिका। अगला जो ऑप्शन है वो आपके पास है मृत्तिका, जिसको रेत भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से कौन सी मृदा होती है, निम्न में से या इनमें से कौन सी मृदा होती है जो सर्वाधिक जल को धारण कर लेती है, यानी कि जिसमें सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। तो दोस्तों क्या होता है, जिन मृदाओं के कण क्या होते हैं, हल्के होते हैं, जिन मृदाओं के कण क्या होते हैं, बारीक होते हैं, यानी कि मृदाओं के कण जितने बारीक होंगे रंध्रावकाशों की मात्रा उनमें उतनी ही अधिक होगी, यानी कि उनमें छिद्रों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बारीक जो मृदा है जिसमें रंध्रावकाशों या
छिद्रों की संख्या अधिक है तो जितने अधिक रंध्रावकाश होंगे जल को ग्रहण करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। तो दोस्तों अपने ये निम्न में से कौन सी मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है ये मृत्तिका या रेत की क्या होती है? सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं ये बिल्कुल ही क्या होते हैं? बारीक होते हैं। तो उनमें रंध्रावकाशों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है और जल धारण करने में अधिक ये सक्षम होती है। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? यानी कि ऐसा कौन सा उत्पाद पशुओं से प्राप्त होता है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, देखिए गाय का दूध, आगे हैं अंडे, अगला है अपने पास मांस और आखिरी है मछली। यानी कि इनमें से कौन सा पशु उत्पाद होता है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है? तो पहला ऑप्शन तो अपने पास यही गलत हो जाता है, क्योंकि दूध में प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है। गाय का जो दूध होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है, तो अपने यही गलत हो जाता है। इसके बाद में अंडा, मांस और मछली, इन तीनों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। लेकिन किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो देखिए दोस्तों, जो मांस होता है, जिसने मांस यहाँ पे किया है उसका क्वेश्चन यहाँ पे राइट माना जाएगा। यानी कि ये पशु उत्पाद होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, जिसने यदि यहाँ पर मांस किया है उसका आंसर है जो सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व होता है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व होता है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व होता है जिसे धनायन व ऋणायन दोनों रूपों में पौधे ग्रहण करते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व होता है जिसे धनायन व ऋणायन दोनों रूपों में पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, लोहा यानी कि आयरन और एक मोलिब्डेनम। यानी कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व होता है जिसे पौधे धनायन और ऋणायन दोनों के रूपों में ग्रहण करते हैं? तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन पास, पोटेशियम, आयरन और मोलिब्डेनम अपने पास चारों ऑप्शन हैं। उसमें से जिसने यदि नाइट्रोजन सही किया है उसका सही माना जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व होता है जिसे जो फसलें या जो पौधे होते हैं ये ऋणायन और धनायन दोनों रूपों में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यानी कि इसको जो होता है
ये इकाइयाँ होती हैं जिनके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये इकाइयाँ होती हैं जिनके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है और इन दोनों के रूप में यानी कि धन आयन और ऋण आयन दोनों के रूपों में इसको पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सा मुक्त जीवी नत्रजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है। यानी कि निम्न में से कौन सा मुक्त जीवी नत्रजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं, यानी कि कौन सा सूक्ष्म जीव है जो क्या होता है मुक्त जीवी में यानी कि स्वतंत्र रह करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो निम्न में से कौन सा मुक्त जीवी नत्रजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है, तो मतलब हो गया कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव या कौन से सूक्ष्म जीवाणु नहीं है जो स्वतंत्र रह करके यानी कि फ्री लिविंग यानी कि जो स्वतंत्र रह करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, नोस्टोक और अगला है बिंजरेकिया। इनमें से कौन सा मुक्त जीवी नत्रजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है, तो अधिकतर जिन विद्यार्थियों ने जो किया है ना वो किया है बिंजरेकिया। क्योंकि देखिए एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, नोस्टोक ये तो क्या है सभी ने पढ़े हुए हैं, ये सभी ने लगभग पढ़ रखा है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का यहाँ पे दे दिया इन्होंने बिंजरेकिया, तो ये अपने दिमाग में नहीं आया और सबने जो अधिकतर 80% जो विद्यार्थियों ने या स्टूडेंट ने जो किया है ये इसको बिंजरेकिया करके आया है। ठीक है, लेकिन निम्न में से कौन सा मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है, तो देखिए कौन सा मतलब सिंगल रह करके, कौन सा अकेला रह करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन तो यही होता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है। यानी कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त जीवाणु होता है या कौन सा मुक्त जीवी जीवाणु होता है जो स्वतंत्र रह करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। यानी कि जो क्या करता है भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए किसी दूसरे का प्रयोग करता है, यानी कि जो दूसरों के साथ रह करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ऐसा कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो इसमें जो एजेटोबैक्टर होता है ये क्या होता है मुक्त रहता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नोस्टोक भी करता है और बिंजरेकिया भी करता है। लेकिन जो राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं, राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, ये सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं, सहजीवी, अर्थात साथ साथ जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। तो ये जो राइजोबियम नामक जो जीवाणु होते हैं ये दलहनी फसलों के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों के साथ रहते हैं और उनके साथ रह करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। इसलिए ये क्या होता है स्वतंत्र जीवी नहीं होकर के क्या होता है सहजीवी होता है। ठीक है, तो इसमें जिसने राइजोबियम किया है उसका ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तो निम्न में से बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसलीय पौधों को
कुछ वांछित पोषक तत्वों से, कुछ वांछित पोषक तत्वों से, कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है या समृद्ध किया जाता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसली पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों द्वारा समृद्ध किया जाता है? ठीक है ना, समृद्ध किया जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी विधि होती है, वैज्ञानिक विधि होती है जिसके द्वारा पौधों को पोषक तत्वों युक्त किया जाता है, जिसको पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाते हैं। ऐसी कौन सी वैज्ञानिक विधि होती है? तो देखिए आपके पास सामने ऑप्शन है। फसल सुरक्षा हो ही नहीं सकता है, तो फसल सुरक्षा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिए बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं बायो फर्टिगेशन, बायो फर्टिगेशन, और अगला है अपने बायो रेमेडिएशन, यानी कि इसमें से ऐसी कौन सी वैज्ञानिक विधि होती है जिसके द्वारा जो पौधे होते हैं उनको पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सी विधि आएगी अपने? ठीक है, पोषक तत्व, यानी कि जो पोषक तत्व उर्वरकों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, पोषक तत्व किनके द्वारा प्राप्त होते हैं? उर्वरकों के द्वारा। जैसे नाइट्रोजन किसके द्वारा प्राप्त होता है? यूरिया के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो फर्टिगेशन यानी कि सिंचाई का जो जल होता है ना, जो जल होता है, सिंचाई के जल या सिंचाई की विधियों के द्वारा या सिंचाई के जल के द्वारा उर्वरकों का प्रयोग जो करते हैं ना अपन, सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग करने की जो विधि होती है उसको क्या कहा जाता है? फर्टिगेशन कहा जाता है। तो अपन किसी न किसी रूप में क्या कर रहे हैं? सिंचाई जल के साथ ही दे रहे हैं, उर्वरक दे रहे हैं, तो उर्वरकों से पौधों को क्या प्राप्त हो रहे हैं? पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा फर्टिगेशन के द्वारा पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इसमें देखिए ये जो बायो फर्टिगेशन वाली जो विधि है ये सही मानी जाएगी, यानी कि जिसने बायो फर्टिगेशन किया है उसका ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपने पास? निम्न में से, बहुत इजी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक, निम्न में से कौन सा एक लघु दिवस वाला, निम्न में से कौन सा एक लघु दिवस वाला पौधा है? यानी कि निम्न में से कौन सा एक लघु दिवस वाला पौधा होता है? पहले तो ये जानना आवश्यक होता है कि लघु दिवस क्या होता है। जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि जिन पौधों में पुष्पन की क्रिया के लिए 8 से 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है वो लघु दिवस पौधे कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी कि जिसको SDP कहा जाता है, SDP यानी कि शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास ऑप्शन है, देखिए गेहूँ है, ठीक है, जौ है, ठीक है, इसके अलावा चावल है, ठीक है, और इसके अलावा है अपने पास जौ है, सॉरी जई है, जो जई, बात एक ही कुल से संबंधित हैं। तो इसमें देखिए अपने निम्न में से कौन सा एक लघु दिवस वाला पौधा है? तो गेहूं, जौ, चावल, जई। अब जिसने अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाया है वो तो ऐसे ही पहचान जाएगा कि इसमें जो गेहूं जो होता है ये भी क्या होता है? रबी का होता है, ग्रेमिनी कुल का होता है। जो होता है रबी का होता है और ग्रेमिनी कुल का होता है। ठीक है, और जो जई होती है रबी की होती है और ग्रेमिनी कुल की होती है। तो इसमें अलग कौन सा है? चावल होता है, तो इसमें चावल को सही माना जाएगा। इसमें चावल जो होता है ये क्या होता है? खरीफ का पौधा होता है। क्या होता है? खरीफ का पौधा होता है। यानी कि जो फसलें खरीफ ऋतु में उगाई जाती हैं, जो फसलें खरीफ ऋतु में उगाई जाती हैं उनको लघु दिवस, वो क्या कहलाते हैं? लघु दिवस पौधे कहलाते हैं, जिनको कम तापमान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और जो रबी में उगाए जाते हैं जैसे गेहूं, जौ, जई, इनको क्या होती है? अधिक तापमान की आवश्यकता होती है पुष्पन की क्रिया के लिए, लगभग 8 से 10 घंटे से अधिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें अपने चावल सही है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी शरद यानी कि जिसको रबी कहा जाता है, निम्न में से कौन सी शरद ऋतु की फसल है? यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में आपके पास मक्का है, मूंगफली है, चना है और एक सोयाबीन है। तो देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा होगा जिसकी बुआई रबी ऋतु में की जाती है, यानी कि सर्दियों में की जाती है। देखिए अरे बहुत से भाई लोग हैं ना अपने, ये जो मक्का, मूंगफली और सोयाबीन ये काट करके या इनके खेतों में काम करके जेट का, प्री पीजी का, पीएचडी का पेपर देने गए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये कौन सी ऋतु में बोई जाती है? खरीफ की ऋतु में, और अभी इन्हीं का समय चल रहा है, इनकी कटाई का ही समय चल रहा है। तो बहुत से भाई लोग होंगे अपने, ठीक है, जो मक्का, मूंगफली, सोयाबीन इनकी कटाई करके या इनके खेतों में काम करके पेपर देने गए होंगे। और जो शीत ऋतु में जो बोया जाता है वो क्या होता है? चना होता है, यानी कि जो चने की फसल होती है वो शरद या रबी ऋतु की फसल होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो निम्न में से, क्वेश्चन तो इजी है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? निम्न में से कौन सी फसल भेड़ की नहीं है? क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा हुआ है। तो देखिए मालपुरी सबको पता है, मालपुरा का नाम तो सबने सुना है भेड़ के बारे में। ठीक है ना, जैसलमेरी, अगला है कराकुल और अगला है भाई बीकानेरी। यानी कि इनमें से कौन सी जो नस्ल होती है वो भेड़ की नहीं होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नस्ल होती है जो भेड़ की नहीं होती है? बात करते हैं अपन मालपुरे की। तो जो मालपुरा का जो क्षेत्र है तो भेड़ों के लिए ही प्रसिद्ध है, क्योंकि जो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान है ये भी मालपुरा में ही स्थित है। जैसलमेरी भी होती है, बहुत सारों ने ये करके आया इसमें, बहुत सारों लगभग 50% जो आंसर करके आए ना स्टूडेंट, उन्होंने जैसलमेरी की। अरे भाई जैसलमेरी तो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल होती है। जैसलमेरी भेड़ की क्या होती है? सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक वाली क्या होती है? नस्ल होती है भेड़ की। आगे है कराकुल, उच्च गुणवत्ता की ऊन, मांस आदि के लिए क्या होती है? पाली जाती है। तो दोस्तों इसमें जो होता है, इसमें अपना जो सही आंसर होगा वो माना जाएगा बीकानेरी। बीकानेरी का नाम भी सुना है, बीकानेरी भी भेड़ की नस्ल होती है, लेकिन एक भेड़ की नस्ल होती है मगरा। एक भेड़ की नस्ल होती है मगरा जो भेड़ की नस्ल होती है इसको बीकानेरी चोकला के नाम से जाना जाता है। इसको बीकानेरी चोकला के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्थानीय भाषा में या स्थानीय लोग इसको बीकानेरी चोकला के नाम से जानते हैं। जो मगरा जो होती है ये बीकानेर के आसपास वाले क्षेत्रों में अधिक पाली जाती है। तो वहाँ पे जो मगरा नस्ल होती है ना इसको बीकानेरी चोकला के नाम से पाला जाता है। तो मगरा भेड़ की नस्ल होती है, मगरा भेड़ की नस्ल होती है, बल्कि बीकानेरी चोकला या फिर बीकानेरी भेड़ की नस्ल नहीं होती है। जो बीकानेरी होती है ये ऊँट की नस्ल होती है, बीकानेरी होती है जो ऊँट की नस्ल होती है। तब पर्टिकुलरली बीकानेरी नस्ल है ये भेड़ की नहीं होकर के किसकी होती है? ऊँट की होती है। बस केवल एक नस्ल होती है मगरा, जिसको केवल बीकानेरी चोकला के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अपना सही आंसर आएगा बीकानेरी। बीकानेरी जो होती है वो भेड़ की नस्ल नहीं होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने का
निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने का, निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने का कारक है, जिसमें ऊंचाई और ढलान, क्वेश्चन तो ये भी बहुत उजी है लेकिन घुमा फिरा के पूछा गया है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने का कारक है जिसमें ऊंचाई और ढलान, जिसमें ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं, मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं। यानी कि सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन देखा जाता है तो यही देख लो कि मिट्टी बनने के कारक कौन से होते हैं, ऐसे कौन से कारक होते हैं जिनके द्वारा मिट्टी का निर्माण होते हैं, और मिट्टी के निर्माण के साथ साथ उनकी जो ऊंचाई होती है और उनका जो ढलान होता है, ऊंचाई और ढलान होती है वो निर्भर करती है, किसके ऊपर निर्भर करती है। तो देखिए अपने पास ऑप्शन है, तो देखिए अपने पास ऑप्शन है पेतरक चट्टानें, भूमि में जीवांश पदार्थ, जीवांश पदार्थ जिसको कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं, भूमि में जीवांश पदार्थ। आगे अपन बात करते हैं रिलीफ और इसके अलावा मृदा जीव। तो इसी तरीके से यदि देखा जाए तो कौन से कारक होते हैं, ऐसे कौन से कारक होते हैं जिनके द्वारा मिट्टी बनती है, ऐसे कौन से कारक होते हैं जिनके द्वारा मिट्टी बनती है और जिसमें ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं। ऐसे कौन से कारक होते हैं, जैसे भूमि में जीवांश पदार्थ, यानी कि भूमि में पाई जाती है जीवांश पदार्थ, ये भूमि का थोड़ी निर्माण करेंगे, इसके द्वारा भूमि निर्मित नहीं होती है। रिलीफ के द्वारा भी भूमि निर्मित नहीं होती है, तो रिलीफ तो जो क्रिया होती है भूमि के बाद में निर्मित बनती है। मृदा जीव, मृदा में पाई जाने वाले जीव थोड़ी मृदा का निर्माण कर देंगे, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने का कारण होता है, मिट्टी किसके द्वारा बनती है, तो देखिए दोस्तों इसमें अपना ऑप्शन आएगा पेतरक चट्टानें। यानी कि पेतरक या मूल जो पदार्थ होते हैं, पेतरक या मूल पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा मिट्टी बनने की क्रिया शुरू होती है, जिनके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें ये सही माना जाएगा। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी के राइट हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो, अगले क्वेश्चन की यदि अपन बात करते हैं तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन होता है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन सा फल, निम्न में से कौन सा फल अवलेय है। अब पहले ये पता होना चाहिए ना कि अवलेय किसे कहते हैं, अवलेय किसे कहते हैं, जिसके बाद में ये क्वेश्चन राइट होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा फल होता है, या निम्न में से कौन सा फल अवलेय है जिसको जेली कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा फल जेली, या निम्न में से कौन सा फल अवलेय बनाने के लिए, अवलेय बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा फल अवलेय बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, तो अवलेय जो होता है उसको जेली कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक जेम होता है जिसको फल पाक कहा जाता है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन में है अनानास, केला, अमरूद और सेब। तो देखिए दोस्तों सबको पता है इसमें जो जेली होती है ना, जेली किसके द्वारा बनाई जाती है, तो जो जेली या अवलेय होता है ये बनाई जाता है अमरूद के द्वारा। यानी कि जो पदार्थ खट्टे होते हैं और खट्टे होने के साथ साथ उनमें पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है, यानी कि जो पदार्थ खट्टे होते हैं और उनमें पेक्टिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, उन्हीं के द्वारा क्या बनाई जाती है भाई, जेली बनाई जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो
तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर्द्रता दो प्रकार की होती है, एक तो निरपेक्ष और एक सापेक्ष। तो देखिए निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता को में दर्शाया जाता है, यानी कि जो आर्द्रता होती है दो प्रकार की होती है, निरपेक्ष और सापेक्ष आर्द्रता होती है। तो जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है ना उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो अपने पास देखिए ऑप्शन है ग्राम प्रति किग्रा, यानी कि ग्राम प्रति किलो, ठीक है। दूसरा है प्रतिशत, अगला है ग्राम पर घन सेमी, ग्राम पर घन सेमी, और अपने पास जो चौथा आंसर है वो है केवल ग्राम। तो निरपेक्ष आर्द्रता होती है, एक सापेक्ष आर्द्रता होती है, दो प्रकार की आर्द्रताएं होती है, जिसमें निरपेक्ष आर्द्रता होती है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों अपने पास इसमें जो सही आंसर है वो आएगा ग्राम पर केजी, यानी कि ग्राम पर किग्रा के द्वारा निरपेक्ष आर्द्रता को दर्शाया जाता है। और जो सापेक्ष आर्द्रता होती है उस सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में दर्शाया जाता है। आर्द्रता दो होती है, निरपेक्ष और सापेक्ष। तो निरपेक्ष को तो ग्राम प्रति केजी में और सापेक्ष को प्रतिशत में दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज, जिसको Mn के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना सॉरी, मैग्नीज की विषाक्तता होने से, मैग्नीज की विषाक्तता होने से, मैग्नीज की विषाक्तता होने से पौधे में, मैग्नीज की विषाक्तता होने से पौधे में कौन से, पौधे में कौन से पोषक तत्व की मात्रा, पौधे में कौन से पोषक तत्व की मात्रा, पौधे में कौन से पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, यानी कि अपटेक जो होता है वो कम हो जाता है, कम होती है। यानी कि जब पौधों में क्या होता है, मैग्नीज की विषाक्तता हो जाती है, मैग्नीज अधिक हो जाता है तो विषाक्तता हो जाती है। तो उस समय कौन से पोषक तत्व होते हैं जिनको अपटेक यानी कि ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, अपटेक जो कम हो जाता है, ठीक है। कौन से पोषक तत्व की मात्रा क्या हो जाती है भाई, कम होती है, ठीक है ना, यानी कि अपटेक करने की जो क्षमता होती है या कम हो जाती है। तो देखिए अपने पास ऑप्शन है कैल्शियम, कैल्शियम, फास्फोरस, नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन, और अगला है अपने पास जिंक, जिसको जस्ता भी कहा जाता है, जिंक या जस्ता भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व होता है जिसकी पौधों में अपटेक करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि मैग्नीज की क्या हो जाती है, विषाक्तता हो जाती है, तो कौन सा पोषक तत्व होता है जिसकी अपटेक करने की जो क्षमता होती है ये कम हो जाती है। तो देखिए दोस्तों अपने पास यहाँ पे हैं कैल्शियम, फास्फोरस, नत्रजन और जिंक। तो इसमें अपना जो सही आंसर होता है ये होता है कैल्शियम। यानी कि जब पौधों में मैग्नीज की विषाक्तता बढ़ जाती है तो पौधों की कैल्शियम को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, अपटेक करने की जो क्षमता होती है ये कम हो जाती है। इसके अलावा यदि कैल्शियम ऑप्शन में नहीं होता तो फिर अपने पास फॉस्फोरस को सही माना जाता, क्योंकि मैग्नीज की विषाक्तता होने से फॉस्फोरस को जो अपटेक करने की क्षमता होती है ये भी पौधों में कुछ मात्रा में कम होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जलवायु शब्द की उत्पत्ति, जलवायु शब्द की उत्पत्ति
जलवायु शब्द की उत्पत्ति जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। यानी कि जो जलवायु शब्द की जो उत्पत्ति है ये किस भाषा के शब्द से हुई है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है ग्रीक भाषा, ठीक है, दूसरा है अरेबिक भाषा यानी कि जिसको अरबी भाषा भी कह सकते हैं अपन, ठीक है, आगे हैं लैटिन और आगे हैं फ्रेंच, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन सी भाषा होती है, यानी कि जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो देखिए दोस्तों ग्रीक, अरेबिक, लैटिन और फ्रेंच जो भाषाएं हैं इनमें से कौन सी भाषा का शब्द है जिससे जलवायु की उत्पत्ति हुई है। तो जो जलवायु है, ठीक है, देखिए जिसको क्लाइमेट कहते हैं, तो जलवायु शब्द की उत्पत्ति, जलवायु शब्द की जो उत्पत्ति है ये ग्रीक भाषा के, जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, जलवायु शब्द की जो उत्पत्ति है ये ग्रीक भाषा के, जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है। जलवायु जो शब्द की उत्पत्ति है ये ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है, ठीक है। तो इसमें ग्रीक भाषा सही आएगा, ठीक है। ग्रीक भाषा का क्लाइमा शब्द होता है जिसे जलवायु शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा युग्म या जोड़ा सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म या जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए आपके पास आंसर हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय, सरसों अनुसंधान निदेशालय, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर। आगे देखिए काजरी जोधपुर। आगे बात करते हैं अपन केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो बीकानेर में, ये बीकानेर हैं। और आगे हैं दोस्तों राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जयपुर। तो देखिए इनको कौन सा सही आएगा इसमें, यानी कि कौन सा आंसर है वो जो सही माना जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म या जोड़ा सही नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है, सब याद होनी चाहिए इसके लिए भी आपको, इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, इसके लिए अपने को ये भी पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सही करने के लिए अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जो सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सरसों अनुसंधान निदेशालय ये भरतपुर में ही स्थित है। आगे बात करते हैं अपन काजरी की, काजरी जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। और इसमें जो गलत है ये आएगा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, जो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जयपुर में नहीं होकर के कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है जो अजमेर में स्थित है, ये जयपुर में नहीं है, ये अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा युग्म या जोड़ा, निम्न में से कौन सा युग्म या जोड़ा या युग्म
सही नहीं है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म या जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है प्लांटेशन फसल, प्लांटेशन फसल चावल। अब ये प्लांटेशन फसल होती है या नहीं होती है, इसकी अभी अपन बात करेंगे। दूसरा है बेवरेज यानी कि पेय फसल, बेवरेज पेय फसल, इसका है दोस्तों चाय। अब ये चाय होती है, बेवरेज या पेय फसल होती है या नहीं होती है, इसकी भी अभी अपन बात करेंगे। आगे बात करते हैं सोने का धागा, सोने का धागा, सोने का धागा क्या होता है, किसे कहते हैं? आगे हैं मोटे अनाज वाली फसल, मोटे अनाज वाली फसल हैं जो हैं रागी हैं इसमें। अब इसमें कौन सा है ऐसा ऑप्शन है जो अपने को सही नहीं लग रहा है? तो देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ सबसे पहले बेवरेज या पेय फसलों की रानी की। तो बेवरेज या पेय पदार्थ, पेय पदार्थों की रानी ही चाय को कहा जाता है, तो इसमें ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, रागी जो होती है ये मोटे अनाज वाली फसल होती है। क्या होती है? मोटे अनाज वाली फसल होती है। ठीक है, जिसको कहा जाता है कोरासी ग्रेन। कोरासी ग्रेन फसल होती है यानी कि मोटे अनाजों वाली फसल होती है। धागा, जूट से क्या प्राप्त होता है? धागा प्राप्त होता है, जूट से धागा प्राप्त होता है, जिनका प्रयोग कपड़े वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो जो जूट होता है इसका प्रयोग, इससे भी धागा होता है जिसको सोने का धागा कहा जाता है। तो दोस्तों अपने इसमें कौन सा आएगा? प्लांटेशन जो फसल होती है, चावल प्लांटेशन फसल नहीं होती है। प्लांटेशन जो फसलें होती है वो नारियल, काजू, सुपारी आदि क्या होती है? प्लांटेशन फसलें होती हैं। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों अपने इसमें प्लांटेशन फसल चावल नहीं होती है, बाकी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी पपीते की, निम्न में से कौन सी पपीते की किस्म है? निम्न में से कौन सी पपीते की किस्म है? तो देखिए आपके पास किस्में हैं कुछ। पहली किस्म है पूसा नन्ना, पूसा नन्ना, आम्रपाली, पूसा रुधिरा, पूसा नन्ना, आम्रपाली, पूसा रुधिरा और नीलमणि। तो निम्न में से कौन सी जो किस्म है ये पपीते की है? तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सबको पता होगा कि जो पूसा नन्ना जो किस्म होती है वो पपीते की होती है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, यानी कि इसके पौधों का आकार क्या होता है? इसके जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं, इसके पौधे छोटे होते हैं, इसलिए अधिक घनत्व पर इसके पौधे लगाए जाते हैं, यानी कि अधिक सघनता के साथ इसके पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है ना, कम क्षेत्रफल में अधिक पौधे आ जाते हैं, इसके लगाए जा सकते हैं क्योंकि इनके पौधों का जो आकार होता है वो छोटा होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय कृषि, केंद्रीय कृषि केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान CIAE कहाँ पर स्थापित हैं? यानी कि जो केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो संस्थान है कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों अपने पास ऑप्शन है भोपाल, लुधियाना,
भोपाल, लुधियाना, जोधपुर और नई दिल्ली। भोपाल, लुधियाना, जोधपुर और नई दिल्ली यानी कि केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसमें जो अपना है ये भोपाल सही माना जाएगा, क्योंकि केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान है ये भोपाल मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन सा खरपतवारनाशी बुआई के बाद बुआई के बाद वह अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है? यानी कि इनमें से कौन सा खरपतवारनाशी होता है जो बुआई के बाद और अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है? तो देखिए अपने पास ऑप्शन है, अपने पास क्लोडिनाफोक, पेंडिमिथेलिन, इसके बाद में अपने 2,4-D और अगला है अपना पैराक्वाट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा खरपतवारनाशी रसायन होता है जो फसल की बुआई के बाद यानी कि बीजों की बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पहले प्रयोग में लाया जाता है? यानी कि फसल के ऊपर छिड़काव नहीं करके इसका प्रयोग केवल भूमि के ऊपर किया जाता है जब बीजों का अंकुरण नहीं होता है। दोस्तों अपना जो पेंडिमिथेलिन जो खरपतवारनाशी होता है वो इसमें सही माना जाएगा, क्योंकि पेंडिमिथेलिन जो खरपतवारनाशी होता है इसका प्रयोग बुआई के बाद और अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही प्रसिद्ध यानी कि फेमस किस्म है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किसकी उन्नत किस्म है? जो प्राइड ऑफ इंडिया होती है ये किसकी उन्नत किस्म मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है। तो देखिए दोस्तों, अपने पास हैं फूल गोभी, ठीक है, टमाटर, पत्ता गोभी और एक ब्रोकली। इसमें से जो 3 सब्जियों वाली जो फसलें के नाम आ रहे हैं ना आपके सामने, 3 सब्जियों वाली जो फसलों के नाम आ रहे हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली, एक ही कुल से संबंधित होती है। इनका कुल होता है क्रोसीपेरी या ब्रेसिकेसी। तो जो प्राइड ऑफ इंडिया जो प्रसिद्ध किस्म है, ठीक है, प्राइड ऑफ इंडिया जो फेमस किस्म है दोस्तों वो होती है पत्ता गोभी की। प्राइड ऑफ इंडिया जो प्रसिद्ध यानी कि फेमस किस्म है वो होती है पत्ता गोभी की। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा अपना जो सिलेबस है ना जेड का उससे थोड़ा आउट ही आया हुआ है। आउट तो नहीं माना जाएगा उसको, आउट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए लाइकेन
किस वायु संदूषक के प्रति, लाइकेन किस वायु संदूषक के प्रति, लाइकेन किस वायु संदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं, लाइकेन किस वायु संदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो यानी कि ऐसा कौन सा संदूषक होता है जिसके प्रति लाइकेन क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। पहले बात करते हैं अपन लाइकेन की। जो लाइकेन होता है ये क्या होता है, तो लाइकेन क्या होता है, जो कवकों और जो शैवालों का जो संबंध होता है, कवकों और शैवालों के आपसी सहयोग से जिस पौधे का या जिस पादप का निर्माण होता है उसको लाइकेन कहा जाता है। यानी कि कवक प्लस शैवाल, कवक प्लस शैवाल दोनों आपस में मिलकर के जिस पादप का निर्माण करते हैं उसको लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपन। देखिए N2O, SO2, CO2 और एक O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, सॉरी CO2 नहीं, CO, केवल CO। तो इनमें से कौन सा वायु संदूषक होता है जिसके प्रति जो लाइकेन होता है वो क्या होता है, संवेदनशील होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन कवक और शैवालों का संबंध होता है जो किसके प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि किसके प्रति उसका व्यवहार थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आएगा अपने, इसमें जो दूसरा आंसर है SO2 वाला जो अपने ऑप्शन है ये इसमें सही माना जाएगा। ये ऐसा वायु संदूषक होता है जिसके प्रति ये संवेदनशील होता है, थोड़ा अच्छा व्यवहार इसके प्रति ये प्रकट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने, मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं के पालने की, पशुओं के पालने की कला, और पशुओं के पालने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं। यानी कि मिट्टी पर खेती करेंगे, अपन भूमि पर जमीन पर खेती करेंगे तो खेती करने, फसल उगाने और पशुओं को पालने की जो कला होती है, यानी कि जिनको एक साथ पाला जाता है। ठीक है ना, जिसमें खेती की जाती है, फसलों को उगाई जाती है और फसलों को भी पाला जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन है अपने पास सेरीकल्चर, दूसरा है खेती, तीसरा है बागवानी और अगला है मछली पालन। ठीक है ना दोस्तों, मछली पालन। तो देखिए सबसे पहले अपने को ये चारों जो ऑप्शन है ये पता होना चाहिए। सेरीकल्चर जिसमें रेशम कीट, बागवानी जिसमें फल फलों सब्जियों को लगाया जाता है। ठीक है, मछली पालन जिसमें मछलियों का पालन किया जाता है। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन बचता है, खेती वाला ऑप्शन बचता है जो सही माना जाता है। ठीक है ना, यानी कि मिट्टी पर खेती करते हैं तो वो देखिए आंसर में, क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। ठीक है ना, मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं को पालने की जो कला होती है, एक साथ पालने की कला और विज्ञान होती है, तो क्या कहलाती है, खेती कहलाती है। ठीक है ना, यानी कि मिट्टी पर अपन खेती करेंगे तो विज्ञान हो जाएगी और मिट्टी पर यदि अपन पशुओं को पालेंगे तो एक प्रकार की क्या हो जाएगी, कला हो जाएगी। ठीक है ना, खेती करेंगे तो विज्ञान हो जाएगी और पशुओं को पालेंगे तो क्या हो जाएगी, कला हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, खेती कहा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। निम्न में से कौन सी, बहुत इजी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है जिसका मूल स्थान, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है जिसका मूल स्थान भारत नहीं है।
निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है जिसका मूल स्थान भारत नहीं है? तो देखिए अपने पास हैं लाल सिंधी। देखिए दोस्तों अपने पास ऑप्शन है लाल सिंधी, आगे है साहीवाल, अगला है जर्सी और इसके बाद में है गिर। यानी कि गाय की कौन सी नस्ल होती है जिसका उत्पत्ति स्थान भारत में नहीं, यानी कि जिसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है और भारत से बाहर हुई है। तो जो नस्लें होती हैं ना वो क्या होती है, एक तो भारतीय नस्लें और एक विदेशी यानी कि एक्जोटिक ब्रीड्स हैं, ठीक है। उनमें से कौन सी आपको, कौन सा नाम से ही लग रहा है, नाम से ही ऐसी कौन सी नस्ल लग रही है जो विदेशी लग रही है, आपको नाम से ही लग रही है? तो देखिए लाल सिंध भारतीय है, साहीवाल भारतीय और गिर भारतीय हैं। तो जो जर्सी है जिसका उत्पत्ति स्थान भारत नहीं होकर के इंग्लैंड का जर्सी जो द्वीप होता है, इंग्लैंड का जो जर्सी द्वीप है वो जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है ना। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी। देखिए इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? देखते याद आ जाना चाहिए। तो देखिए बीटा वल्गेरिस नहीं होता है, ठीक है ना, बीटा वल्गेरिस। दूसरा है प्लांटेगो ओवेटा। वानस्पतिक नाम में ही कुल छिपा हुआ रहता है इसका। इसबगोल का जो कुल होता है ना वो भी वानस्पतिक नाम में ही छिपा हुआ रहता है। अगला है अपने पास फाइलेंथस नीरूरी और अगला है यूफोरबिया हिर्टा। तो देखिए दोस्तों अपना जो इसबगोल है, इसबगोल का जो वनस्पतिक नाम होता है ये होता है प्लांटेगो ओवेटा। इसबगोल का जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है प्लांटेगो ओवेटा और इसका जो कुल होता है वो भी होता है प्लांटोजिनेसी या प्लांटेजिनेसी इसका कुल होता है। अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्रैकिंग का मतलब होता है टूटना या फटना। क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी की सामान्य विशेषता है? क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी की सामान्य विशेषता, यानी कि ऐसी कौन सी मृदा होती है जो क्या होती है फटने लग जाती है, जिसमें दरारें पड़ने लग जाती है? तो देखिए अपने पास हैं लाल मिट्टी, खचार की मिट्टी यानी कि जो नदियों के आसपास या नदियों के साथ बहा करके लाई जाती है, जो काली मृदा, और इसके बाद में होता है एक है लेटेराइट मृदा। ठीक है, लेटेराइट मृदा यानी कि निम्न में से कौन सी मृदा होती है जिसमें क्रैकिंग की समस्या पाई जाती है, यानी कि फटने की समस्या पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फटती वही मिट्टियां हैं जिनके कण क्या होते हैं मोटे होते हैं, जिनके कण क्या होते हैं बारीक होते हैं, भारी यानी कि अधिक बड़े होते हैं। ठीक है ना, तो अपने इसमें कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? तो इसमें जो अपने हैं ये सही माना जाएगा दोस्तों काली मृदा। कौन सा सही माना जाएगा? काली मृदा। जैसे देखा होगा ना अपने तालाबों में मृदाएं रहती है, जैसे तालाब का पानी क्या होता है सूखने लग जाता है, सूखने लगता है तो उस मिट्टी में क्या होने लग जाती है दरारें पड़ने लग जाती है, और जो दरारें पड़ते हैं उसको क्रैकिंग कहा जाता है, जो टूटने लग जाती है उसमें दरारें पड़ने लग जाती है। तो काली मृदा होती है, इसकी प्रमुख विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस फसल के दानों से, निम्न में से किस फसल के दानों से गोंद यानी कि गम प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सी फसल के दानों से गम प्राप्त होता है या गम पैदा होता है यानी कि गोंद पैदा होता है? ठीक है, तो देखिए सोयाबीन नहीं होगा, ठीक है ना, सूरजमुखी, गंवार, तीसरा ऑप्शन गंवार, और चौथा ऑप्शन है अपने पास मूंग। यानी कि निम्न में से कौन सी फसल होती है जिसके दानों से गोंद या गम प्राप्त किया जाता है, गोंद के जैसा पदार्थ प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसमें अपने होता है गंवार, यानी कि गंवार के जो बीज होते हैं इनसे गोंद या गम प्राप्त किया जाता है, यानी कि रेजिन प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित तरीकों में से, निम्नलिखित या निम्न तरीकों में से, निम्न तरीकों में से निम्न तरीकों में से कौन सा तरीका है, निम्न तरीकों में से कौन सा तरीका है जो ज़्यादा ढलान में, जो ज़्यादा ढलान में, जो ज़्यादा ढलान में मिट्टी के कटाव को, मिट्टी के कटाव को, मिट्टी के कटाव को कम करता है? निम्न तरीकों में से कौन सा तरीका है जो ज़्यादा ढलान में मिट्टी के कटाव को कम करता है? यानी कि इस प्रकार ढलान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है, तो जो यहाँ से जो मृदा होती है बह कर के आती है, तो इसमें से कौन सी विधियाँ होती है जो मृदा के कटाव को कम करती है, मृदा के बहने की जो गति होती है उसको कम करती है? देखिए आपके पास ऑप्शन है अपने पास, पहला है शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट, दूसरा है अपने पास मल्चिंग, तीसरा है अपने पास टेरेस कल्टीवेशन, और अगला है अपने पास कंटूर बैरियर, कंटूर बैरियर। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है या कौन सी विधि है जो ज़्यादा ढलान में मिट्टी के कटाव को कम करती है? तो देखिए जो शेल्टर बेल्ट होता है इसको क्या किया जाता है, वायु रोधी पट्टियाँ कहा जाता है। शेल्टर बेल्ट का प्रयोग तो अपन करते हैं वायु को रोकने के लिए, ठीक है ना, जो उत्तरी पश्चिमी दिशाओं से गर्म और ठंडी वायु हवाएं आती है जिनके कारण पौधे प्रभावित होते हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे है मल्चिंग, तो मल्चिंग का सबको पता है, ठीक है, मल्चिंग का जो प्रयोग किया जाता है नमी को स्थिर रखने के लिए या नमी को यथावत बनाए रखने के लिए, वो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस का मतलब होता है छत, कल्टीवेशन का मतलब होता है उगाना, ठीक है ना, यानी कि छतों के ऊपर जो फसलें उगाई जाती है, छतों के ऊपर जो खेती की जाती है वो टेरेस कल्टीवेशन होता है। तो दोस्तों अपने पास एक ऑप्शन बचता है, कौन सा, आखिरी ऑप्शन बचता है जिसको कंटूर बैरियर कहा जाता है। तो इसमें क्या 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 होता है, देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में जो ढलान होता है तो इसमें ढलान की जो इस प्रकार से कंटूर खेती की जाती है और उनके ऊपर बैरियर लगाए जाते हैं जिससे मृदा का जो कटाव होता है या कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना एग्रीकल्चर का जो जेट का पेपर था, एग्रीकल्चर जेट 2020 एग्रीकल्चर की आंसर की थी, इसके जो क्वेश्चन थे ये हुए कंप्लीट, यानी कि ये आपके जो यूनिवर्सिटी जिसने अब की बार कोटा यूनिवर्सिटी ने एग्जाम करवाया था, ठीक है,
तो उस यूनिवर्सिटी के आंसर की के अनुसार ये आंसर की बनाई हुई है। यूनिवर्सिटी के आंसर की तो अब आ जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको सही सटीक और जो आंसर की वो 100% सटीक है, ठीक है, वो आंसर की पहले ही मिल चुकी है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बता दें कि कौन से विद्यार्थी या कौन से स्टूडेंट के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।